देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़े थे कि अभी तक क्या क्या चल रहा था, मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन इनहेरिट हो रही है वगैरह 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 डिटेल पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो उसमें छोटा बहुत थोड़ा बहुत कोई चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में जब पहली क्लास ली थी ना कंबाइंड क्लास, उसके पहले स्टार्टिंग मैंने दूसरे पेज पे लिखवा दिया था कि अगर वेरिएशन कंटीन्यूअस है तो इवोल्यूशन में लीड करती है, और अगर वो डिसकंटीन्यूअस है तो म्यूटेशन में लीड करती है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टॉपिक क्या है हमारा? म्यूटेशन। ठीक है, सुनो जरा, म्यूटेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, नॉर्मल जीनोटाइप फिनोटाइप से अगर कोई चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्या मेरी बात सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल फिजियोलॉजी किसी ऑर्गेनिज्म की होती है, ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में नॉर्मली ऐसे काम चलना चाहिए था, ये होना चाहिए था वगैरह वगैरह। अगर उससे थोड़ा बहुत कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। समझ आया? अगर ये म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे तो इवोल्यूशन में लीड करेगा। समझ आया? अगर कंटिन्यूअस है तो म्यूटेशन, सॉरी इवोल्यूशन, अगर आ रहा है कभी हट जा रहा है कभी आ रहा है तो वो म्यूटेशन कॉज करता है। समझ आया? तो म्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी से कोई चेंज आना इज नोन एज म्यूटेशन। इतना क्लियर हो गया? जीन में चेंज आना, अब वो डिपेंड करता है, वो हमें मैं भी टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला पॉइंट आता है, अच्छा मैं ना लिखवाने वाला था, मतलब स्टार्टिंग एक तो पॉइंट में लिखा था, लेकिन कल पीडीएफ भेजी दी है और इस वीडियो के लिंक में मतलब वो नीचे शेयर कर दूंगा, तो वहां से तुम्हें पूरा वो पीडीएफ मिल जाएगी, वही डिजीज अभी के लिए लिखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो डिजीज है, मतलब जो म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन से अलग अलग तरह की डिजीज कॉज होती है। ठीक है, अब देखो दो तरीके की चीजें हो सकती है, मतलब म्यूटेशन ऐसे अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरीके की, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला तरीका होता है कि म्यूटेशन को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो दो तरीके की म्यूटेशन हो सकती है। एक होती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक होती है इंड्यूस्ड म्यूटेशन टाइप। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब होता है कि इंटरनल फैक्टर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, कि मान लो फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कोई इन्फॉर्मेशन को कॉपी हो रही थी और उसमें कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो गई, तो इंटरनल दिक्कत की वजह से म्यूटेशन हो गई। समझ आया? दूसरा होता है एक्सटर्नल म्यूटेशन, एक्सटर्नल किसी फैक्टर की वजह से। तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर है, कोई केमिकल कंपाउंड है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, किसी भी वजह से आपको एक्सटर्नली म्यूटेशन हो रही है आपकी बॉडी में, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन कॉज करता है उनको कहते हैं म्यूटाजेंस। तो ये दो तरीके की म्यूटेशन है, लेकिन ज्यादा बेसिक नहीं है, हम ज्यादातर जो पढ़ रहे होते हैं म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, और जब फंक्शन के बेसिस पर तीन तरीके की म्यूटेशन होती है। समझाया? अब होता ही है कि जो तीन तरीके की म्यूटेशन है ना यार, हम इस चैप्टर में ना उनमें से कुछ ही पढ़ पाएंगे। रीजन क्या है इस बात का? रीजन ये कि जैसे फॉर एग्जांपल जीन म्यूटेशन तुमने बोला, ठीक है, तो जीन म्यूटेशन क्या है? जीन म्यूटेशन मैं इसलिए नहीं बता सकता इस चैप्टर में क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि डीएनए का सीक्वेंस कैसे काम करता है। तो हम चैप्टर नंबर 6 में जब पढ़ लेंगे तब वो पढ़ोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला भी था कि म्यूटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो तुम चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ोगे और चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ोगे। तो चैप्टर नंबर 5 में वो पढ़ोगे, जैसे हमने क्रोमोसोम पढ़ लिया इसमें, तो क्रोमोसोम के बेसिस पे जो भी वो मतलब दिक्कतें हो सकती हैं वो सारी हम इसी में पढ़ेंगे। बस एक जीन के बेसिस पर है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। समझाया? तो तीन तरीके की म्यूटेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तीन तरीके की म्यूटेशन होती है। ठीक है, एक होती है क्रोमोसोमल एब्रेशन, मतलब क्रोमोसोम में कोई दिक्कत हो गई, क्रोमोसोम के नंबर में कोई दिक्कत हो गई, तो उसी वजह से म्यूटेशन उस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होती है जीन म्यूटेशन जो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक होती है जीनोमिक म्यूटेशन वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। म्यूटेशन का मतलब चेंज आना, नॉर्मल फिनोटाइप से, नॉर्मल फिनोटाइप या जीनोटाइप से कुछ चेंज आना इज नॉन एज म्यूटेशन। बताओ समझ में आएगा? क्लियर है बात? मतलब आपकी नॉर्मल कुछ फिजियोलॉजी होनी चाहिए थी, मतलब आप नॉर्मली ऐसे जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल है, हमें कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, अभी जो डिस्कस करेंगे हम डिजीज, उनमें से कोई बीमारी तो नहीं है हमें, इसलिए हम नॉर्मल है ना यार, और जिसको वो होगी तो उसका मतलब हमसे वो अलग है ना, इसलिए उसकी बॉडी, और हम जो है, अब तुम ये बोल सकते हो क्या पता हमारे में बीमारी हो सही हो, तो उसकी बीमारी उसकी बॉडी में वो चीज सही से काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, दिक्कत तो वही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसको म्यूटेशन हुई है किसी न किसी वजह से। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? याद रखना डिजीज और म्यूटेशन में बहुत ज्यादा अंतर होता है, किसी म्यूटेशन की वजह से डिजीज कॉज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको बुखार होने लग जाए, आपको टीबी हो जाए, डायबिटीज हो जाए, ये डिजीज है। लेकिन म्यूटेशन का मतलब होता है किसी चीज स्टार्टिंग से या फिर बाद में हो सकता है, लेकिन ज्यादा वो इनबॉर्न डिजीज होती है, क्योंकि हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक इनबॉर्न से ही काम चालू होता है, स्टार्टिंग से ही काम चालू होता है। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है यहाँ तक। और डिजीज में हम तो सबसे पहले पढ़ने वाले एक एक करके डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, सारे नोट्स में तुम्हें एक साथ दे दूंगा। ठीक है, अभी तक मैंने जो इस चैप्टर की म्यूटेशन के टॉपिक्स है वो पीडीएफ बना के मैंने कल भेज दिया। ठीक है, वो तुम्हें नोट डाउन करनी है, कैसे करनी है मैं तुम्हें बता देता हूँ सबसे पहले। तो अगर तुम उस पीडीएफ को खोलोगे सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा म्यूटेशन का टॉपिक, तो पहले म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, म्यूटेशन डेफिनेशन लिख दोगे। सेकंड पार्ट, फिर तुम उसके अंदर लिखा होगा कि म्यूटेशन मतलब कितने तरह की म्यूटेशन है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन।
ऑरिजिन के बेसिस पे दो तरह की म्यूटेशन है, एक इंड्यूस म्यूटेशन है, मैंने ग्राफ ऐसे बना के मतलब ऐसे करके दिखा रहे हैं, इधर है और इधर है, उसको इतना करने की जरूरत नहीं है, 1-2 पॉइंट डाल देना। ये तो पहली इंड्यूस म्यूटेशन है, उसमें सिर्फ पहली लाइन लिखनी है, डेफिनेशन पहली लाइन लिखनी है बस, ठीक है। सेकंड है वो क्या नाम है इसको, मतलब पहली सॉरी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, तो उसको ना पहली लाइन लिखनी है, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, लाइक 1-2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। दूसरी है इंड्यूस, उसमें लिख देना इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, उसमें टेम्परेचर, आयोनाइजिंग रे, नॉन आयोनाइजिंग रे वगैरह वगैरह लिख देना। फिर सेकंड टॉपिक, फिर सेकंड आएगा म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सॉरी फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर तीन तरह की है, जीनोमिक म्यूटेशन है, एक क्रोमोसोमल एब्रेशन है और एक जीन म्यूटेशन है, तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है साफ साफ। उसके बाद छोड़ो, उसके बाद सीधा अब हम डिजीज की बात करें तो तुम्हें सीधा यही है, मैं जो बोर्ड पे बता रहा हूँ, अच्छा वो मैंने अलग अलग पार्ट अटैच किए हुए हैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे जो मेरे नोट्स पड़े हैं वो अलग अलग आगे पीछे है, तो आगे पीछे से क्योंकि मेरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, समझ आया? हम पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ और ध्यान से दिमाग लगाना। सबसे पहले जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहली डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहली डिजीज क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। पहला पॉइंट, कलर ब्लाइंडनेस का पहला पॉइंट है कि ज्यादातर किसको होती है? मेल्स को होती है। किसको होती है ज्यादातर ये डिजीज? मेल्स को होती है ना। इसीलिए तो लड़कियों को सब कुछ पता होता है सारे रंग का, बेबी पिंक, रोज पिंक, गोल्डन पिंक, पिंक पता नहीं कौन कौन सा। हमारे लिए मैं लास्ट क्लास में जब बोल रहा था तो मैं बोल रहा था कि रेड पिंक हमारे सब एक ही है, तो एक बच्चा बोलता भाई मैरून भी तो है, वो भी हमारे लिए एक ही है, सच में एक ही है ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा बीमारी जो होती है किसको होती है? मेल्स को होती है, समझ आया? लेकिन क्वेश्चन इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में होता ही है कि जो है हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं करता, जबकि रेड और ग्रीन बहुत ज्यादा अलग अलग कलर है ना, मतलब अगर आप दूर से भी देखोगे तो आप पहचान लोगे, लेकिन अगर किसी को डिजीज है तो उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और ज्यादातर ऐसा होता है कि ब्लू कलर को सही से देख पाता है। समझाया मैंने क्या बोला? आगे सुनो, ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है ज्यादातर मेल्स को होती है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये कि ज्यादातर इसमें फीमेल कैरियर होती है, मतलब ये बीमारी आपको होगी, ये बीमारी ज्यादातर होगी तो मेल्स को, लेकिन किसकी वजह से? मदर की वजह से। समझाया मैंने क्या बोला? अब तुम बोलोगे कैसे, तो मेरी बात सुनो। मदर कैरियर क्यों होती है? क्योंकि मदर के पास इनफॉर्म मदर को अफेक्ट करना है, मैंने लास्ट क्लास में हम जब पेडिग्री एनालिसिस पढ़ रहे थे तो मैंने तो बताया था कि अगर कोई बीमारी मदर को होनी चाहिए तो ये दोनों पे होनी चाहिए, समझाया? लेकिन मदर पे कब होती है? मदर कैरियर कब होती है? उसके एज इस पर इंफॉर्मेशन होती है, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और मेल जो होगा ना उसके अगर एक एक्स पे भी भाई तो कुछ कैरी करता नहीं है, अगर एक एक्स पे भी दिक्कत हो गई तो बीमारी कॉज कर देगा और उसको कलर ब्लाइंड कर देगा, और ये मैक्सिमम चांसेस में होता है, समझ आया? इससे एक चीज और समझ में आती है, पता है क्या? इससे एक चीज ये समझ में आती है कि जो फीमेल है ना वो इसीलिए कैरियर होती है क्योंकि ज्यादातर वो जो मेल होता है ना, अगर वो बच गया, देखो मेरी बात सुनो, मेल जो है ना मेल, उसको ज्यादा चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो मदर से एक्स लेता है, मदर से क्या लेगा? एक्स, और वाई कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करता नहीं है, और गलती से उस मेल के पास ये वाला एक्स आ गया, डिजीज कॉज हो जाएगी मेल के अंदर। लेकिन फीमेल में क्यों नहीं होती है पता है? क्योंकि फीमेल में मेल कैरियर होना चाहिए, उसका फादर कैरियर होना चाहिए। अगर कोई फीमेल, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी फीमेल को कोई ये कलर ब्लाइंडनेस है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि उसका फादर भी कलर ब्लाइंड होगा, समझा है? और अगर फादर कलर ब्लाइंड नहीं है तो फीमेल को डिजीज, उसकी डॉटर को कभी डिजीज वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि खुद सोचो, अगर ये कलर ब्लाइंड नहीं है, अगर ये कलर ब्लाइंड नहीं है तो ये और फीमेल का तो एक्स ही जाएगा, तो कभी फीमेल को बीमारी होगी, फीमेल कैरियर हो सकती है इस केस में, फीमेल कैरियर, पता है डॉक्टर जो है कैरियर हो सकती है, लेकिन डिजीज कॉज नहीं करेगी, बताओ समझ आएगा नहीं आएगा? लेकिन अगर फादर भी डिजीज वाला होता तो सीधा अंदर डिजीज आ जाती तो फीमेल के अफेक्टेड हो जाती है, तो फीमेल डॉटर को, मतलब डॉटर को अगर अफेक्ट होनी है बीमारी कलर ब्लाइंडनेस तो मेल मतलब फादर होना ही चाहिए, समझाया मैंने क्या बोला? आप मेल तो कैरियर हो ही नहीं सकता ना मैडम, मेल या तो अफेक्टेड होगा या तो परफेक्ट होगा। यार मैडम हर बीमारी के लिए लास्ट क्लास में बताया था, कलर जब मैं पेडिग्री एनालिसिस बता रहा था तो बताया तो था एक्स इंफॉर्मेशन कैरी करता है और वाई कुछ भी नहीं करता है, तो वाई सिर्फ मैस्कुलिन कैरेक्टर देता है, तो अगर एक्स के ऊपर बीमारी है तो उसका मतलब अफेक्टेड है, एक्स के ऊपर नहीं है तो नहीं है। लेकिन फीमेल में क्या होता है? दो एक्स होते हैं, याद आ गया? ज्यादा समझ आया? ज्यादा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का क्लियर है? तो ये बात याद रखना कि कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ना वो ज्यादातर मेल्स को होती है, लेकिन किसकी वजह से? मदर की वजह से। कितना क्लियर हो गया? कितना क्लियर है?
सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसमें रेड और ग्रीन डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती है कि ये थी बीमारी। इस बीमारी का एक और नाम है, दैट इज डाल्टनिज्म, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट था डाल्टन, उसको भी ये बीमारी थी। समझ में आया? कितना क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे सेकंड डिजीज। ये क्लियर हो गया? सेकंड डिजीज है हीमोफीलिया। ठीक है, पहली डिजीज है हीमोफीलिया। पहला क्वेश्चन ये कि इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में होता है कि यार अगर किसी को चोट लग जाती है ना तो ब्लड नहीं रुकता। तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था कि ब्लड किस वजह से रुकता है? प्लेटलेट्स की वजह से। और 11th में तुमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसमें क्या था, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेस, फिब्रिनोजन नाम के प्रोटीन वगैरह जो काम करते हैं इन सब चीजों के अंदर। ये सारी चीजें बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ये बीमारी किसी को है तो अगर उसको चोट लग जाए तो उसका ब्लड नहीं रुकता। समझाया मैंने क्या बोला? ब्लड नहीं रुकता तो इसका मतलब उसकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती। समझाया मैंने क्या बोला? उसकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती। कितना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? रॉयल डिजीज। इस बीमारी का नाम है रॉयल डिजीज। अब रॉयल डिजीज क्यों है इस बीमारी का नाम? तो सिंपल सा रीजन है, ये बीमारी क्वीन विक्टोरिया को बहुत बड़ा था, उसके हमारे देश के राज ना लगा देना पड़ेगा वही वाली, तो उसके वो ये बीमारी थी। अब अच्छा, इसका नाम रॉयल डिजीज इसलिए भी पड़ा है क्योंकि यार उस टाइम में जो फैमिलीज थी ना, मतलब रशियन रॉयल फैमिली, ब्रिटिश वगैरह, ये फैमिली में ही शादी करते थे, है ना? क्योंकि रीजन सिंपल सा लॉजिक है कि अगर बाहर से शादी करेंगे तो बाहर वो राजगद्दी वाला बाहर चल जाएगा, राजा बाहर से आएगा वगैरह वगैरह, इसलिए फैमिली में ही शादी करते थे, मतलब फर्स्ट कजन वगैरह। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसी, और ये कोई विक्टोरिया की बीमारी थी, इस वजह से इस बीमारी का नाम रॉयल डिजीज पड़ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब क्लियर है? पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? तो हीमोफीलिया बीमारी क्लॉटिंग नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो भी फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। समझ आ गया? खत्म। ये दो डिजीज, इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम बढ़ेंगे थर्ड डिजीज। अगर डिटेल एनसीईआरटी में पढ़ लोगे, मैंने नोट्स में दे रखी है, थोड़ी सी डिटेल और एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी में तुम्हें ये जो चीज और मिल जाएगी कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल ये है वगैरह वगैरह। समझ आया? लेकिन अब जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं अब इंपॉर्टेंट है, और अब जो डिजीज पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या है वालेगा? अब हाँ, हम डिटेल में पढ़ेंगे। बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ठीक है, बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना और देखना। पहली बात तो ये कि ये सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी होती है ना, ये ज्यादातर फीमेल्स को होती है। ठीक है, ज्यादातर किसको होती है? फीमेल्स को होती है। सेकंड पॉइंट, देखो पहले मैं बताऊंगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, नॉर्मल तरीका क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं दो चीजें बताऊंगा तभी मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा चीजें उसके लिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 का। इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि हम जीन म्यूटेशन नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, यही रीजन था। क्योंकि यार ये डीएनए वगैरह का ना कॉन्सेप्ट तुम समझ जाओगे तब तुम वो चीजें समझ पाओगे, लेकिन अभी ये समझाना जरूरी है इस बीमारी के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से, एक दो डिजीज क्लियर है? ठीक है, इधर देखो नॉर्मली क्या होता है, हम तुम्हें पता है कि हमारे पास डीएनए होता है, बताइए बात। और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। नॉर्मली क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। बेसिकली डीएनए से डीएनए बनता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, और जब डीएनए डीएनए बनने के बाद क्या बनता है? डीएनए से आरएनए। यहां तक तुम्हें कहानी पता है, लेकिन यार आरएनए से पता है क्या बनता है? आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? लेकिन प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता, आरएनए से असलियत में बनता है अमाइनो एसिड। क्या बनता है? और अगर तुम्हें 11th क्लास थोड़ी सी याद है, बायोमोलिक्यूल्स, तो तुमने वहां पे पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो मोनोमर होते हैं। तो एक अमाइनो एसिड आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये जुड़ते हुए चले जाते हैं, तभी प्रोटीन है। तो अमाइनो एसिड के झुंड को या फिर उसकी चेन को प्रोटीन कहते हैं। तो अमाइनो एसिड जब एक साथ आ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? और ये प्रोटीन ही है जो इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है आपकी बॉडी के अंदर। ये प्रोटीन ही है जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन कोड करता है। समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर हो रहा है? सुनने में क्या चला? तो इसका मतलब ये कि आपको अगर आपकी बॉडी में कुछ भी काम कराना है ना यार, तो अमाइनो एसिड चाहिए आपको, और अमाइनो एसिड से बनने वाला प्रोटीन चाहिए। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कुछ भी, तो इंसुलिन, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर सारे प्रोटीन है, और सारे इसी तरीके से आते हैं। समझ आया? कितना क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनो,
सिकल सेल एनीमिया में पता है क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में होता ही है कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, कौन सा क्रोमोसोम नंबर है? क्रोमोसोम नंबर जो 11 है ना, वो बहुत बड़ा होगा और क्रोमोसोम नंबर 11 के अंदर डीएनए होगा और डीएनए से जो प्रोटीन बनता है वो कैसे बनेगा? अमीनो एसिड से। तो बेसिकली क्रोमोसोम नंबर है वो 11 होगा, उसके अंदर डीएनए रखा होगा और डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से अमीनो एसिड्स बनेंगे। ये तो बताया मैंने अभी। और अमीनो एसिड जब बनेंगे तो उसकी पूरी चेन से क्या बनेगा? प्रोटीन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन काम करेगी। समझा? हीमोग्लोबिन बनेगा बेसिकली। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मेरी बात सुनो। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है? अब मेरी बात सुनो। पहले मैं नॉर्मल केस बताऊंगा कि नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर और जब ये बीमारी हो जाती है तो क्या होता है। तो सुनो, क्रोमोसोम नंबर 11 की ना जो 6th पोजीशन है तो अमीनो एसिड नंबर 1 होगा, अमीनो एसिड नंबर 2 होगा, अमीनो एसिड नंबर 3 होगा, 4th होगा, 5th होगा, 6th होगा, 7th होगा, 8th होगा और ये चेन आगे चलती जाएगी। ये चेन आगे क्या होती जाएगी? चलती जाएगी। लेकिन हमें पता है किससे मतलब है? हमें मतलब है 6th पोजीशन से। हमें किससे मतलब है? 6th पोजीशन से। तो क्रोमोसोम नंबर 11 की डीएनए के जो प्रोटीन बनता है उसका जो अमीनो एसिड का 6th अमीनो एसिड है, वहां पर बनता है एक केमिकल जिसका नाम है GUG। क्या नाम है उसका? सॉरी, GAG। यहाँ पर जो 6th पोजीशन है ना, 6th पोजीशन एक केमिकल के लिए कोड करती है जिसका नाम है GAG। अब तुम ये बोलोगे कि GAG क्या है? सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। देखो एक चीज सुनो, इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे देखो, तुम्हें याद है डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं? याद है ना ये सारा? अभी जो बेस पेयर्स होते हैं वैसे डीएनए मतलब ये डबल स्ट्रैंड होते हैं, बाइंड हो जाते हैं। आरएनए सिंगल होते हैं, ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर सीक्वेंस रहेगा ही। अब मैं तुम्हें चेन में सीधा करके दिखा रहा हूं। तो मान लो फॉर एग्जांपल डीएनए कुछ ऐसे था, ठीक है, सीधा कर दिया इसको। इसके बीच में बेस पेयर्स कुछ ऐसे थे, इससे बना क्या? आरएनए। और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, आरएनए क्या होता है? ठीक है, तो मैं सिंपल बता रहा हूं तुम्हें कहानी। वो ये कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए पर बेस पेयर्स होते हैं ए बी जी जो भी होगा और 4 होते हैं ए यू जी और सी। ये 4 सीक्वेंस है। ए का मतलब एडेनिन, यू का मतलब यूरासिल, सी जी का मतलब ग्वानिन और सी का मतलब साइटोसिन। ये आराम से तुम डिटेल में चैप्टर 6 में पढ़ोगे, पहली क्लास में ही पढ़ा दूंगा मैं। समझ आया? अभी 1-2 दिन में जब शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, इससे कंफ्यूज मत होना। अगर ये समझ में भी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तुम अभी समझ लो। मैं क्या करूंगा जब मैं वो पढ़ा दूंगा ना, वापस आऊंगा तब तो बोलेंगे अरे यार ये तो क्या आसान था। बस अंतर ये है कि तुमने भी वो पढ़ा नहीं, मतलब चैप्टर 9 अगर 11 में पढ़ लिया होता तो शायद समझ में आ भी जाता। लेकिन सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये जो डीएनए होता है, ये आरएनए होता है ना, इसके पास सीक्वेंस होते हैं ए जी जी सी यू जी जी ए, कुछ भी हो सकता है। टी नहीं होगा क्योंकि टी डीएनए में होता है। ए जी जी यू जी ऐसे करके कुछ भी सीक्वेंस है। समझ आया? ये जो 3 सीक्वेंस है ना, ये जो और ये सारे क्या है? बेस पेयर्स है। ये सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है। इन 3 से ना, इन 3 को रीड करा जाएगा तो एक अमीनो एसिड बनता है। अब सुनो मेरी बात। डीएनए से बना आरएनए, आरएनए ये रहा और आरएनए ये रहा। आरएनए के ऊपर सीक्वेंस है ए जी यू जी सी यू, पता नहीं बहुत सारे सीक्वेंस है। और मैंने बताया तुम्हें कि आरएनए से क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। तो 3 से ना एक अमीनो एसिड बनता है। तो जैसे ए जी जी दिखाई दे रहा है, इससे एक अमीनो एसिड बनेगा। सी यू जी दिखाई दे रहा है, इससे दूसरा अमीनो एसिड बनेगा। ए जी दिखाई दे रहा है, इससे तीसरा अमीनो एसिड बनेगा। ऐसे अमीनो एसिड बनते हुए जाएंगे। ये तो मैं बता रहा हूं। और जो छठा अमीनो एसिड होगा वो जी ए जी, मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस होना चाहिए था वो जी ए जी होगा। क्या होता है वो सीक्वेंस? जी ए जी। थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, जी ए जी होगा। और जी ए जी नाम का जो सीक्वेंस है ना, वो अमीनो एसिड कोड करता है और उस अमीनो एसिड का नाम है वेलाइन, सॉरी ग्लूटामिक एसिड। उसका नाम क्या है? ग्लूटामिक एसिड। अब तुम बोलोगे कि आपको कैसे पता कि जीएजी ग्लूटामिक? चलो जी, जीएजी तो हम याद कर लेंगे कि 6th पोजीशन में जी, पहले का याद नहीं करना, कुछ भी बात का याद नहीं करना, 6th पोजीशन याद करनी है, वहां पे जीएजी होता है। चलो ये तो याद कर लेंगे, लेकिन आपको कैसे पता है ग्लूटामिक एसिड है? तो यार एक बात याद रखो, ये बायोकेमिस्ट्री तुम्हारी केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में तुम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ोगे और मैं थोड़ा सा बता देता हूं बेसिक। तो तुम हमारी बॉडी के अंदर ना 2 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। कुछ होते हैं एसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो आपकी बॉडी नहीं बनाती, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद बना लेती है। ठीक है, उसी में बहुत सारे तरीके के अमीनो एसिड्स हैं, वेलाइन, ल्यूकाइन, आइसोल्यूकाइन, ठीक है, मिथियोनाइन, बहुत सारे हैं। ठीक है, साइटोसिन, बहुत सारे हैं।
ठीक है, उसमें से एक है ग्लूटामिक एसिड। तो 6th पोजीशन पर GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड, और हर एक सीक्वेंस अपने लिए, जैसे फॉर एग्जांपल AUG है, AUG कोड करता है मिथ्योनिन के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि AUG अगर मेरी बॉडी में मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है ना, मिथ्योनिन नाम का अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो आपकी बॉडी में भी वही कोड करेगा। तो हर किसी का अपना अपना सीक्वेंस है। GAG ग्लूटामिक एसिड कोड करता है। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूटामिक एसिड बन रहा है तो बहुत अच्छी बात चल रही है, आपकी बॉडी में सही से काम करेगी और आपको ये बीमारी नहीं होगी। समझ आया? लेकिन ये बीमारी होती इसी वजह से है क्योंकि आपके क्रोमोसोम नंबर 11 के 6th पोजीशन पर बनना चाहिए था GAG, लेकिन बन क्या जाता है, जो 6th पोजीशन है यहाँ पर बन जाता है GUG। आगे सेम है, पीछे सेम है, सब जगह सेम है, लेकिन 6th पोजीशन पर क्या हो जाता है, 6th पोजीशन पर, लेकिन 6th पोजीशन चाहिए भाई, 6th पोजीशन पर क्या होता है, GUG होता है। समझ आया मैंने क्या बोला? GUG जो है वो कोड कर देता, तुम्हारे बनाने का वो कोड कर देता है वेलाइन के, इसके लिए कोड कर देता है वेलाइन के लिए, और जैसे ये वेलाइन के लिए कोड करता है यहीं पे काम खराब होगा। मतलब समझ आया कि पक्का क्लियर है? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, जैसी GAG की जगह पे GUG कोड होता है तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ जाता है, और वेलाइन आते के साथ ही क्या कर देता है, काम सारा खराब कर देता है। समझ आया? काम खराब करने का मतलब क्या है कि जो आपकी आरबीसी थी बाई कनकेव शेप की, वो इलोंगेट हो जाती है, खिंच जाती है और आरबीसी खराब हो जाती है। और अगर आपकी आरबीसी खराब हो गई तो भैया बीमारी तो होगी, और बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। समझ आया मैंने क्या बोला? तो समझ आया? नॉर्मल रहता, अगर GAG होता तो नॉर्मल रहता, लेकिन नॉर्मल तो इसी वजह से नहीं है ना क्योंकि वो आरबीसी को कोड नहीं, तो मतलब ग्लूटामिक एसिड को कोड नहीं कर पाया और बीमारी हो गई। इतना क्लियर हो गया? आरबीसी सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारे सिम्टम है, अभी बताऊंगा मैं। मैडम आपके आरबीसी खराब हो जाएगा तो आपके हीमोग्लोबिन नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन नहीं आएगा तो आपकी बॉडी में ब्लड का दिक्कत होने लगेगी, फॉलिक एसिड की दिक्कत होने लगेगी, और मेंटल रिटार्डेशन तक पहुंच सकती है और डेथ भी हो सकती है। इतना क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, बहुत सारी बीमारी। हाँ हाँ, ज्यादा फीमेल्स को होती है। इतना क्लियर हो गया? पक्का समझ आ रहा है? आता है? अब सुनो, ये बीमारी ये थी, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम अगली बीमारी पढ़ेंगे, ज्यादा किसी को दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है? आराम से देखो, ठीक है। एक काम करें, म्यूटेशन का मैं लिखवा दूं क्या? नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बताओ, ये अगर किसी को दिक्कत है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस चीज में सीक्वेंस मैंने अभी बताए थे उसमें कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट जो भी बोर्ड पे लिखा हो इतना याद करना, वो सीक्वेंस से तुम अभी 6 चैप्टर में समझ जाओगे, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो 6 क्रोमोसोम नंबर 11 के 6th पोजीशन पर GAG बनना चाहिए था, जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता, लेकिन GUG बन गया जिसमें वेलाइन कोड हो गया। एक और चीज है, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो जाए, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो जाए तो उस बंदे को मलेरिया नहीं हो सकता। मलेरिया हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे को पता तुम प्रेडिक्ट तो कर नहीं पाओगे ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल नहीं पता, पता है ऐसा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा देखो इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली मलेरिया में क्या होता है, पहली बात तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आरबीसी की शेप खराब कर देता है। ठीक है, अब सुनो, नॉर्मली मलेरिया में क्या होता है, जैसे मलेरिया का मच्छर आपको काटता है ना, दैट इज फीमेल एनाफिलिस, जब आपको काटती है तो आपकी बॉडी में केमिकल रिलीज करती है, दैट इज स्पोरोजोइट्स। ठीक है, अपने सेक्स सेल्स रिलीज करते हैं बेसिकली वो। ठीक है, वो ट्रैवल करते हुए अब तुम्हारे कहां पे जाते हैं, सबसे पहले लीवर के पास जाते हैं, लीवर में वो मल्टीप्लाई होते हैं और आरबीसी के पास भेज दिए जाते हैं। आरबीसी में आने के बाद वो आरबीसी को बर्स्ट करते हैं, जिसमें से एक केमिकल रिलीज होता है हीमोजोइन, जिसकी वजह से तुमने देखा होगा मलेरिया में टेम्परेचर जो बढ़ता है फिर से घटता है, बढ़ता है घटता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये केमिकल इस वजह से काम करता है। लेकिन अब मान लो तुम्हें अगर ये बीमारी हो जाए तो तुम्हारी तो आरबीसी की शेप बदल गई है, तो वो जो आया था वो आरबीसी को आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या? नहीं। आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो आरबीसी पर अटैक करेगा नहीं, तो आपको बीमारी होगी नहीं। तो या तो आप सिकल सेल एनीमिया करा लो या मलेरिया करा लो, एक ही ऑप्शन है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के बराबर है। हाँ हाँ, अरे तुम्हें गोलियां नहीं दी जा रही है क्या? हाँ यही है वो, इसीलिए दी जा रही है।
पूरा बना के फेंक देते हो। ब्लू कलर की गोली है, किस कलर की है? यार उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, मतलब अगर ये होती तो कुछ कुछ करने से पता लग जाता। हो गया यहाँ तक? बात हो रही है कम से कम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक बढ़ जाए आगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? अब एक काम करो, 2 डिजीज मेरे को और करानी है, फटाफट से अगले सेशन में आओ, ठीक है? अगले सेशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है?